नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई यहां पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं दो प्रकार की होती है। एक तो समूह ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी है अन्य ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो समूह संख्या के बराबर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसे हम समूह ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं, और बाकी की जितनी भी अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं 100 होती है उन्हें हम अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं बोलते हैं। चलो देखो, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ग्रुप नंबर के बराबर होती है। तो इनका ग्रुप नंबर है 5। तो ये होता है +5। चलो अदर देखो, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालने के लिए ग्रुप नंबर में से 2 माइनस करना रहता है। तो ग्रुप नंबर इनका 5 है, तो 5 में से माइनस कर दो 2, तो ये आ जाएगा +3। तो ये जो +3 वाली ऑक्सीकरण अवस्था है यहां पर +3 के साथ साथ -3 में भी 100 होती है ना। तो यहां पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 और +5, ये इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, है ना। पर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अलावा भी कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। चलो देखो, जैसे जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक ले लिया NCl3, एक हमने ले लिया NH3, एक हमने ले लिया PCl5। अब यहां पर हम ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालते हैं। तो फास्फोरस की निकालेंगे यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन की। चलो देखो, तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी रहती है उसकी हम मान लेते हैं X। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमने मान ली X, और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। तो कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन के कारण -3 = 0। देखो क्लोरीन, एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1। तो 3 क्लोरीन के कारण कितना हो जाएगा? -3। तो x बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +3। अगला देखो, x हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। तो कितने हाइड्रोजन है? 3। तो +3 = 0। देखो जब भी हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाले तो आपको हर बार = करके 0 लिखना है, क्योंकि इन पर आप देखो ये उदासीन है। भाई NH3 है तो इस पे आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो उदासीन है। तो आपको = करके 0 लिखना है। चलो आगे देखो, तो x = बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा -3। यहां पर देखो x, अब मैंने अभी आपको बताया था क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1। तो एक क्लोरीन पर -1, तो 5 क्लोरीन के कारण हो जाएगा -5 = 0। तो ये x = बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +5।
तो यहां पर आप देखो ये हमने सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख ली इनकी। यहाँ पे -3 और यहाँ पर +3, तो ये तो हो गई इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं, है ना। चलो नोट करो। चलो कुछ और यौगिक हम देखते हैं। जैसे एक अपन ले लेते हैं N2O, अगला NO, NO2, N2O3 ले लिया, N2O4, N2O5, है ना। अब इनमें हम देखते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आती है ना। चलो देखो, तो इनमें सभी में हमको नाइट्रोजन की ही निकालनी है ना। चलो अब देखते जाओ एक एक करके। तो यहां पर आप देखो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो हम 2x मानेंगे। कितना मानेंगे, 2x। और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, है ना। तो 2x -2 इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखो उदासीन यौगिक है। चलो अब 2x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और 2 से कटेगा, तो x इक्वल टू +1। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा। चलो अगला देखो, तो नाइट्रोजन की मान लेते हैं x, ऑक्सीजन के कारण -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ रही है ना। अगला देखो x, अब यहां पर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के कारण -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 4। तो यहां पर आप देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आ रही है। अगला देखो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2x और 1 ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0, तो ये 2x इक्वल टू प्लस का 6, तो x इक्वल टू +3 आ जाएगा। चलो अगला देखो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2x ऑक्सीजन के कारण -8, 4 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन के कारण -2, तो 4 के कारण -8, तो 2x इक्वल टू ये प्लस का 8 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 से काटो, तो यहां पर आ जाएगा +4। अगला देखो 2x, तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के कारण आ जाएगा -10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू प्लस का 10, तो x इक्वल टू +5।
चलो अब देखो, तो यहां पर देखो ये +5, ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। चलो यहां पर +3, ये भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। पर मैंने आपको बताया कि भाई जो नाइट्रोजन होता है वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अलावा +1, +2 और +4 भी दर्शाता है ना। चलो जैसे यहां पर देखो +1 आ रहा, यहां पर +2 और यहां पर +4, और यहां भी देखो +4 ही आ रहा। चलो आगे सुनो, अगला यदि हम -3 और +5, हम किसकी बात कर रहे हैं, -3 और +5, इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हम समूह में नीचे जाते हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, तो इन दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो स्टेबिलिटी है वो घटती है। -3 और +5 में यदि आप समूह में नीचे जाओगे तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि -3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की जो प्रवृत्ति है वो समूह में नीचे जाने पर कम होती है ना। चलो अगला देखो +3, अब +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हम नीचे जाते हैं, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो ध्यान रखना, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, याद रहेगा। चलो नोट करो, नोट करो पूरा ये। चलो अब ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। चलो देखो, इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 है। चलो ध्यान रखना, -3, +3 और +5 ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं है ना। अगला पॉइंट देखो, आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको अभी बताया था, आकार तथा धातु लक्षण में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है, या फिर यूं बोल दो, -3 में आप नीचे जाओगे तो जो स्थायित्व है वो कम होगा। वास्तव में वर्ग का अंतिम सदस्य बिस्मथ -3 ऑक्सीकरण अवस्था में शायद ही कोई यौगिक बनाता हो। चलो ध्यान रखना, बिस्मथ की यदि हम बात करें तो बिस्मथ -3 में यौगिक नहीं बनाता, शायद
है ना, शायद ही कोई यौगिक बनाता हो ये, है ना। अगला देखो, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। तो वर्ग में आप नीचे जाओगे तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो घटेगा, है ना। आगे देखो, बिस्मथ का एकमात्र अभिलाक्षणिक यौगिक BiF5 है। तो देखो, जो बिस्मथ होता है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल ये एक ही यौगिक बनाता है ना। आगे देखो, वर्ग में नीचे की ओर +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी, यह अभी मैंने आपको बताया था, तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व यदि हम देखें तो नीचे जाने पर बढ़ेगा, और बढ़ने का कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। +3 में हम देखें कि भाई नीचे जाने पर स्थायित्व क्यों बढ़ रहा है, तो बढ़ने का कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है। चलो नोट करो ये पॉइंट। आगे देखो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करता है। मतलब सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो प्रदर्शित करता है, पर उनके अलावा ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी नाइट्रोजन प्रदर्शित करता है। पर किसके साथ करेगा, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे, या फिर यूं बोल दो ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन होता है, या फिर आप यूं बोल दो ऑक्साइड, है ना। यद्यपि यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था में हेलोजन के साथ यौगिक नहीं बनाती, ध्यान रखना, +5 ऑक्सीकरण अवस्था में यदि हम देखें तो हेलोजन के साथ यौगिक नहीं बनाती। अब देखो समझो इधर, ये किसके बारे में बोल रहा है, नाइट्रोजन के बारे में, ध्यान रखना किसके बारे में बोल रहा है, नाइट्रोजन। अब यदि हम देखें कि भाई NCl5, भाई +5 ऑक्सीकरण अवस्था में आप यौगिक बनाओगे तो ऐसा बनेगा, पर ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा, 5, कितने बॉन्ड बना रहा, 5, और नाइट्रोजन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में S और P वाले कक्षक होते हैं। तो S कक्षक 1 होता है और P कक्षक कितने होते हैं, 3। तो भाई टोटल कक्षक कितने हो रहे हैं, 4, टोटल कक्षक कितने हो रहे हैं, 4। तो जो नाइट्रोजन है वो अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो ध्यान रखना, इस टाइप का यौगिक नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके संयोजकता कोष में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, केवल s और p वाले होते हैं। तो s का 1 और p के 3, तो अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो हम यूं बोल सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता, या फिर यूं बोल दो सह संयोजकता, अधिकतम कितनी हो सकती है, 4। पर नीचे वाले तत्वों की हम बात करें तो इनकी जो संयोजकता है वो 4 से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि नीचे जब जाओगे तो नीचे जाने पर d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और d ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो सीधी सी बात है संयोजकता 4 से भी अधिक हो सकती है। चलो देखो, इसमें d कक्षक उपलब्ध नहीं है, जिससे यह अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेकर 5 बंध बना सके, है ना। ध्यान रखना, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं कक्षक अनुपस्थित होते हैं ना। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 ही हो सकती है, क्योंकि केवल 4 कक्षक
ही बंधन के लिए उपलब्ध है ना। तो ध्यान रखना इसकी अधिकतम सह संयोजकता कितनी हो सकती है, 4, क्योंकि इसके पास केवल 4 कक्षक है, एस का 1 और पी के 3। अगला पॉइंट देखो, भारी तत्वों में बाहरी कोश में रिक्त डी कक्षक होते हैं जो बंधन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, अतः उनकी सह संयोजकता बढ़ा देते हैं। जैसे यहां पर आप देखो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा, 6। भाई इसमें अपन देखें तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा, 6। मतलब यहां पर आप देखो जो सह संयोजकता है वो कितनी है, 6। तो बढ़ किस कारण से रही है, डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण, है ना। तो ध्यान रखना इनके बाहरी कोश में रिक्त डी कक्षक होते हैं ना। चलो नोट करो ये सारे पॉइंट। कल्याण नोट। चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जो समूह का प्रथम तत्व होता है वो अन्य तत्वों से कुछ भिन्न गुण दर्शाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, असामान्य व्यवहार, है ना। तो नाइट्रोजन का जो असामान्य व्यवहार है, यदि अपन कारण देखें कि भाई किन कारणों से है, तो भाई एक तो नाइट्रोजन का जो आकार है, परमाणविक आकार कैसा होता है, छोटा। दूसरा, जो विद्युत ऋणात्मकता है वो उच्च होती है और आयनन विभव भी इसका उच्च होता है ना। और डी कक्षक इसमें उपस्थित नहीं होते। तो ये हो गया कारण। चलो देखो, नाइट्रोजन छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी एवं डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होती है ना। चलो तो ये कारण हो गए। अब अपन देखते हैं कि भाई इसके कौन कौन से असामान्य व्यवहार है। तो भाई पहला तो जो नाइट्रोजन होता है वो स्वयं के साथ या फिर कार्बन, ऑक्सीजन, इनके साथ पी पाई बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बना लेता है, पी पाई, या फिर यूं बोल दो पी पाई बहुबंध बना लेता है ना। जबकि वर्ग के जो भारी तत्व है उनमें पी पाई बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब नीचे वाले पी पाई नहीं बना सकते, है ना। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ व छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन के साथ पी पाई बहुआबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है ना। तो ध्यान रखना स्वयं के साथ व छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता, जैसे कार्बन ले सकते हो आप, ऑक्सीजन ले सकते हो, पी पाई बहुआबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। अगला पॉइंट देखो, इस वर्ग के भारी तत्व पी पाई बंध नहीं बनाते क्योंकि उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े और विस्तृत होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर सकते। चलो ध्यान रखना, तो समूह के जो भारी तत्व होते हैं नीचे वाले, भाई नाइट्रोजन को छोड़ दो बाकी सब आ जाएंगे, है ना, भारी में। तो नीचे वाले पी पाई नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना। और कारण पूछे तो भाई आपको बताना है यहां पर प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता है ना। अगला पॉइंट देखो, इस प्रकार ये उसी में है ना, अगला पॉइंट नहीं उसी में। इस प्रकार नाइट्रोजन दो परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध
के साथ एक द्विपरमाणुक अणु रूप में पाया जाता है ना। जैसे भाई नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलेगा, और यहां पर यदि हम देखें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक है सिग्मा और बाकी के दो है पाई, है ना। अब यहां पर आप देखो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनने के कारण इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो उच्च होती है, क्योंकि भाई ट्रिपल बॉन्ड है। एक सिग्मा और दो पाई, ये मैंने आपको बताया था द्विपरमाणुक अणु। मतलब आप देखो ये N2, तो N2 में कितने परमाणु है? दो, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई एटोमिक, द्विपरमाणुक, है ना। परिणाम स्वरूप इसकी बंधन एंथैल्पी या बंध ऊर्जा बोल सकते हो, बहुत उच्च है। चलो, अब यदि हम बाकी नीचे के तत्वों की बात करें तो भाई जो नीचे वाले तत्व है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाते, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसके विपरीत फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आप देखो सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड आर्सेनिक, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड एंटीमनी, जैसे एकल बंद बनाते हैं। जबकि बिस्मथ तत्विक अवस्था में धात्विक बंध बनाता है। ध्यान रखना, जो बिस्मथ होता है वो तत्विक अवस्था में कौन सा बॉन्ड बनाता है? धात्विक, है ना। चलो नोट करो, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो आगे देखो, कुछ और पॉइंट है। एक एन सिंगल बॉन्ड एन बंद एक फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की अपेक्षा दुर्बल होता है। देखो इधर सुनो, यदि हम स्टेबिलिटी देखें या फिर बॉन्ड एनर्जी देख लो, बॉन्ड एनर्जी, तो भाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब यहां पर हम सिंगल बॉन्ड ही देख रहे हैं, है ना। और फास्फोरस, फास्फोरस के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, तो भाई इन दोनों में यदि हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की। अब इसका कारण यदि हम देखें तो भाई कारण ये है कि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है, और छोटा साइज होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ज्यादा है, इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड है ये कैसा हो जाएगा? वीक, दुर्बल हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, अपन सही कर देते हैं इसको। चलो देखो आगे, नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति दूसरा कारक है जो इसके रसायन को प्रभावित करता है ना। ध्यान रखना, डी कक्षक की अनुपस्थिति, नाइट्रोजन में भाई जो डी कक्षक है वो कहाँ होते, है ना, नहीं होते, को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन की सह संयोजकता केवल 4 तक ही सीमित होती है। भाई मैंने अभी आपको बताया था नाइट्रोजन की अधिकतम सह संयोजकता कितनी हो सकती? 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगला आगे देखो, सीमित रहने के अलावा
नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता जैसा कि भारी तत्व करते हैं। अब देखो ये जो डी पाई पी पाई है, डी पाई पी पाई, नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन इस प्रकार से बॉन्ड नहीं बनाता, पर जो भारी तत्व है वो बना लेते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये दिया हुआ है फास्फोरस, यहां भी फास्फोरस, और आर क्या है, एल्किल समूह, ध्यान रखना आर क्या है इसमें, एल्किल समूह। अगला पॉइंट देखो, फास्फोरस तथा आर्सेनिक संक्रमण तत्वों के साथ भी डी पाई बंध बना सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक संक्रमण तत्वों के साथ, ध्यान रखना किसके साथ, संक्रमण तत्वों के साथ डी पाई, यहां पर ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, डी पाई की। जब उनके इस प्रकार के यौगिक दिए हो, है ना, जैसे यौगिक लिगेंडों के रूप में कार्य करते हैं, है ना। जब इस प्रकार के जो यौगिक है, इसमें आप देखो फास्फोरस है, इसमें आर्सेनिक है, जब ये लिगेंड की तरह काम करते हैं तो ये संक्रमण तत्वों के साथ डी पाई बंध बना लेते हैं, है ना। याद रहेगा इतना, नोट करो ये। कर लिया नोट, चलो। तो आज हम इसे यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम देखते हैं कल।